हर साल गूगल की टॉप सर्च में रहने वाला ये शब्द बिटकॉइन, आखिर ऐसा क्या है कि हर साल टॉप पे रहता है? आखिर ये बिटकॉइन है क्या? तो बिना किसी कॉम्प्लिकेटेड और टेक्निकल शब्द का यूज किए बिना आसान भाषा में समझते हैं कि बिटकॉइन क्या है। स्वागत है दोस्तों, मेरा नाम कृष्णा शर्मा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं फरेटा इन्फो। पूरी दुनिया में आखिर आपको कोई पैसा क्यों देता है? आपको पैसा तभी मिलता है जब आप कोई काम करते हो या उसके लिए कोई वैल्यू ऐड करते हो। आपके ऑफिस में आपको पेमेंट क्यों मिलती है? आपको ऑफिस में पेमेंट तभी मिलेगी जब आप ऑफिस में काम करोगे या कंपनी के लिए कोई वैल्यू ऐड करोगे। आखिर दुकानदार को पैसा क्यों मिलता है? जब वो आपको सामान दे। ऑल ओवर द वर्ल्ड में आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप कोई काम करोगे या उसके लिए कोई वैल्यू ऐड करोगे। एक तरह से देखा जाए तो मनी इज इक्वल टू वैल्यू। टाइम टू टाइम लोगों ने मनी को अलग अलग चीज़ों से रिप्रेजेंट करते रहे हैं। जैसे कि पहले के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो लोग अनाज और गेहूं को देकर अपना काम कराते थे। बाद में लोगों ने उन चीज़ों पे ट्रस्ट दिखाना शुरू किया जिसका वैल्यू भी ज़्यादा हो और वो लंबे समय तक टिक सके, जैसे कि गोल्ड। लेकिन गोल्ड को भी कैरी कर पाना आसान नहीं था। बाद में गवर्नमेंट ने हमको एक ऑप्शन दिया कि आप आपका गोल्ड हमारे पास डिपॉजिट कर सकते हो, जिसके बदले में हम आपको एक रिसीट जारी करेंगे। उस रिसीट को लेकर आप कहीं जाएंगे तो आप ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। और बाद में वही रिसीट पेपर मनी के रूप में कन्वर्ट हुआ। फिर लोगों ने मनी को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी सामान की बजाय गवर्नमेंट के एक प्रॉमिस पे ट्रस्ट किया कि मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ। और बाद में गवर्नमेंट ने इस चीज़ को जताया भी कि आप इस नोट को लेके कहीं जाओगे तो आपको वैल्यू मिलेगा। अगर ऐसा है तो गवर्नमेंट नोट छाप के लोगों की प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व कर देती? मान लीजिए कि आपके पास 1 किलो टमाटर बचे हुए हैं और जितने लोग उसे लेने के लिए खड़े हैं सबके पास 1 लाख रुपए हैं, तो वो टमाटर उसी को मिलेगा जिसके पास 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा। तो ऑटोमेटिकली देखा जाए तो टमाटर का प्राइस जो है 1 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया। तो अगर नोट छाप कर गवर्नमेंट सबको पैसे बांट भी दे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। उससे क्या होगा कि प्राइस बढ़ जाएंगे और प्रॉब्लम तभी सॉल्व होगा जब रिसोर्सेज पूरे होंगे। फिर धीरे धीरे पेपर मनी डिजिटल मनी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन डिजिटल मनी में भी एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि ट्रांजेक्शन का ट्रैक रखना। कि मान लीजिए कि आपके अकाउंट से पैसा कटा और दूसरे के बैंक अकाउंट में सही सलामत पहुंच जाए। लेकिन मान लीजिए कहीं ऐसा हो जाए कि दूसरे के अकाउंट में पैसा तो पहुंच जाए पर आपके बैंक से कटा ही ना हो। फिर इस चीज़ों का ट्रैक रखने के लिए एक सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम बना। उस सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम में भी एक चैलेंज था कि जो पैसा आप बैंकों में जमा करते हैं या सेव करते हैं उस पैसे को बैंक जो है इन्वेस्ट करता है। उस इन्वेस्टमेंट में अगर कोई लॉस होता है तो आपका पैसा रिस्क पे आ जाता है। जैसा कि आपने पीएमसी बैंक के केस में देखा हुआ है, लोग अपना ही पैसा बैंकों से निकाल नहीं पा रहे थे। 2008 में जब लेहमन ब्रदर नुकसान में आया था, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, तो पूरे ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आ गया था। अगर आज के डेट में सारे बैंक धारक एक साथ बैंकों से अपना पैसा मांगना शुरू करें तो बैंक दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्चुअल में आपके अकाउंट में जो नंबर शो करता है, जो पैसा शो करता है, वो एक्चुअल में एक नंबर होता है जिसकी एग्जिस्टिंग को बैंक पैसे को रोटेट करके मेंटेन करता है। क्योंकि आप आपके पैसे का कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में दे रहे होते हो तो इसमें ट्रांसपेरेंसी की तो दिक्कत आती ही है, क्योंकि कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट ही पूरे पैसे का कंट्रोल रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं करप्शन भी इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट अगर चाहे तो आपके पैसे का लीगल स्टेटस भी हटा सकती है, जैसा कि आपने डीमोनेटाइजेशन के टाइम पर देखा हुआ था। 2008 में एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ। डॉक्यूमेंट्स पब्लिश करने वाले ने अपना नाम सतोशी नाकामोटो बताया और उस डॉक्यूमेंट में उसने ये सजेस्ट किया कि आज करंटली के जो बैंकिंग सिस्टम है उस सिस्टम को हम लोग बिटकॉइन करेंसी के थ्रू रिप्लेस कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आज हमारा बैंक सेंट्रलाइज सिस्टम बना के पूरे ट्रांजेक्शन का हिसाब रखता है, कि मेक श्योर करता है कि ट्रांजेक्शन बराबर से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो उसका भी एक अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है बिटकॉइन के थ्रू। वैसे कई सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आ चुकी है, लेकिन हम बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए कि जब आप पेटीएम से कोई ट्रांजेक्शन या कोई चीज़ परचेस करते हैं तो पेटीएम आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट अलॉट करता है। उस रिवॉर्ड पॉइंट सिर्फ पेटीएम के अंदर ही चलता है। अगर ये रिवॉर्ड पॉइंट बाहर भी चलने लगे और उसकी एक्सेप्टेंस जो है बढ़ जाए तो सोचिए उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। सेम चीज़ यही बिटकॉइन के साथ होता है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, उसकी एक्सेप्टेंस जो है मार्केट में किस लेवल तक है, इस बात का अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हो कि मार्केट में उसकी एक्सेप्टेंस कितनी है, उसको लोग कहाँ यूज कर रहे हैं और कैसे यूज कर रहे हैं। बिटकॉइन एक डिजिटल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है।
जब आप कोई बिटकॉइन खरीदते हो तो इसका मतलब आप एक स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस खरीद रहे हो, जिसका ट्रांजेक्शन आप स्पेसिफिक बिटकॉइन एड्रेस पर ही कर सकते हो। बिटकॉइन एक ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर है जिसके लिए आपको बैठकर कोडिंग या प्रोग्रामिंग करने की जरूरत नहीं है। ये एक ऑटोमेटेड एल्गोरिथम पे काम करती है जिसके लिए बहुत सारे सिस्टम या कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है, और इतने सारे कंप्यूटर को मेंटेन करने के लिए आपको थर्ड पार्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस थर्ड पार्टी को आ जाने से तो आप समझिए कि वैसे भी आप सारा कंट्रोल आप किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हो, तो घूम फिर कर बात तो वहीं आपके बैंक वाले सिस्टम पे आ गई कि थर्ड पार्टी इसमें आपका ओनर होगा। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए बिटकॉइन माइनिंग का कंसेप्ट आया। बिटकॉइन माइनिंग में क्या होता है कि आपको खुद का कंप्यूटर लगाकर ट्रांजेक्शन करने होते हैं। जब आपका ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो एज अ रिवॉर्ड आपको बिटकॉइन मिल जाता है। क्योंकि ये सारा सिस्टम एक डिस्ट्रीब्यूटर और ब्लॉकचेन के फॉर्म में होता है, तो किसी एक एंटिटी या इंस्टीट्यूट के पास सारा पावर जाना की पॉसिबिलिटीज एकदम ना के बराबर हो जाती है। और अगर आप ऐसे ही बिटकॉइन जनरेट करते रहें तो ये घूम फिर के बात वहीं आ जाएगी जो मैंने आपको टमाटर वाला एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए पहले से ये कंफर्म है और तय हुआ है कि 21 मिलियन से ज़्यादा बिटकॉइन आप जनरेट नहीं कर सकते हैं। एक बिटकॉइन माइनर को कितने बिटकॉइन जनरेट हो सकते हैं ये डिपेंड करता है कि कितने लोग कंप्यूटर लेके बिटकॉइन माइनिंग कर रहे हैं। 2009 में 2 से 3 बिटकॉइन जनरेट करने के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते थे। माफ़ करिएगा, 200 बिटकॉइन जनरेट करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाते थे। लेकिन आज के डेट में अगर आपको एक बिटकॉइन जनरेट करना हो तो आपको कम से कम 150 साल से ज़्यादा का समय लगेगा। तो आइए समझते हैं कि बिटकॉइन के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो ये हर जगह एक्सेप्टेड नहीं है और गवर्नमेंट का भी इसमें कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो अगर गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो इसमें बहुत सारी इलीगल एक्टिविटीज़ भी होंगी, और ये बहुत ही ज़्यादा वोलाटाइल इन नेचर है। हर 30 सेकंड में बिटकॉइन का प्राइस बदल जाता है। मान लीजिए कि आप दुकान से कोई चीज़ खरीद कर लाए हों और आपको उसको रिटर्न करना हो, तब तक इसका प्राइस चेंज हो जाता है। अब दुकानदार के सामने बड़ी समस्या होती है कि इसके बदले में उसको पैसे कितने रिटर्न करने हैं, क्योंकि इसका कोई मैकेनिज़्म नहीं है। चूँकि ये ओपन सोर्स है तो हो सकता है कि इसका मैकेनिज़्म बन जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इंडिया में बिटकॉइन लीगल है या नहीं है। तो इसका जवाब ये होता है कि इंडिया में बिटकॉइन लीगल है, लेकिन गवर्नमेंट इसे रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप बिटकॉइन से कोई ट्रेडिंग या परचेस करते हैं तो इसका सारा रिस्क आपका अपना होगा। 5 अप्रैल 2018 को आरबीआई ने एक गाइडलाइंस जारी किया था, एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने मेंशन किया था कि बैंक अपने सर्विसेज बिटकॉइन यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को ना दें। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के पैसों को आप बैंकों में विड्रॉल नहीं कर सकते, जिस चीज़ को लेकर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और 2 साल ये मुकदमा चला। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है इस मुकदमे को जीत गया, तो आरबीआई को अपने सारे गाइडलाइंस को हटाना पड़ा। बिटकॉइन को आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हो। पहला तो इसमें आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, लेकिन उसमें डिपेंडेंसी दूसरों के हाथों में होती है। दूसरी चीज़, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको बता दें कि 2009 में एक बिटकॉइन की प्राइस जो है 0.04 पैसे थी, लेकिन आज के डेट में अगर आप एक बिटकॉइन को खरीदने जाओगे तो आपको 18 लाख से भी अधिक पैसा चुकाना पड़ेगा। अगर आप रातों रात अमीर बनने का सपना देखकर अगर बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका नुकसान होना तय है। लास्ट में मैं आपको बता दूं, इलोन मस्क, फेसबुक ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रखा है। पेपल जैसी बड़ी कंपनियों ने भी इन्वेस्ट कर रखा है। ये रही पूरी जानकारी बिटकॉइन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप इस चैनल पर नए हो। तब तक के लिए जय हिंद।